हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शंस के ऊपर डिस्कस किया था। हमने इसके ग्राफ्स और डोमेन रेंज के बारे में जाना था। आज हम लोग कांस्टेंट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये वाला फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है? अगर कांस्टेंट फंक्शंस की बात करें, अगर कांस्टेंट फंक्शन की अगर बात करें तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी, वेयर c इज कांस्टेंट, जहां पर c कांस्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके नाम ही से पता चल रहा है कि इस फंक्शन में क्या खासियत है कि ये हमेशा कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है। यानी आप इनपुट के नाम पर कुछ भी ले, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट आता है। यानी अगर आप x के जगह 1 ले, इनपुट आप 1 डाले, तब भी ये क्या प्रोड्यूस करेगा? c। x की वैल्यू बदल दें, x की वैल्यू 2 रख लें, तब भी ये c ही प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि इसका आउटपुट इसके इनपुट पर डिपेंड नहीं करता। तो आप इनपुट चाहे कुछ भी बदलते रहो, आउटपुट इसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अगर स्टूडेंट्स हम इसके ग्राफ की बात कर लें तो y इक्वल टू सी का ग्राफ आपको बनाने आता होगा। बहुत ही सिंपल है। x एक्सिस के पैरेलल इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू सी का, और ये पॉइंट आपका 0,c होगा। जैसा कि आप इसका ग्राफ देख रहे हैं, इसके ग्राफ से ये बात पता चलता है कि इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा? प्लस इंफिनिटी। ग्राफ पूरा माइनस इंफिनिटी से क्या है? प्लस इंफिनिटी में है। सो इसका डोमेन R होगा। और अगर इसके रेंज की बात करें तो रेंज में आप क्या देख रहे हैं कि रेंज में आप क्या देख रहे हैं कि इसका रेंज क्या है? इसका रेंज बोले तो y की वैल्यू, और y हमेशा किसके बराबर आ जा रहा है? c के। यानी y चेंज नहीं कर रहा है। y यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। आप इनपुट कितना भी चेंज कर लो, 1 के जगह 1/2 ही क्यों ना डाल लो, इसकी y की वैल्यू चेंज नहीं होने जा रही है। इसका मतलब कि y बार बार c ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो किसके बराबर? आपके c के। तो सिंगलटन सेट के अंदर इस तरह से मात्र इसके रेंज में एक ही वैल्यू आएगी, जो कि क्या आएगी? c। अब देखिए, अब बहुत लोग, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि मैंने बोला कि कांस्टेंट फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पर c यहाँ पर कांस्टेंट है, तो c पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और क्या हो सकती है? निगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो चलो स्टूडेंट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। अगर कुछ एग्जांपल लिया जाए तो यहाँ पर सपोज कर लो कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो c के जगह, यहाँ पर c के जगह कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लो, c के जगह 3 ले लो या 3/2 ले लो। सपोज कर लो 3/2 ही ले लिया मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको एफ एक्स इक्वल टू 3/2, ये जहां भी आप अगर ऐसा कुछ लिखा पाया गया तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो एफ एक्स किसके बराबर होता है? y के। तो आपको बस मैं क्या बोल रहा हूँ? y इक्वल टू 3/2 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा हूँ। अब y इक्वल टू 3/2 का ग्राफ आप 9th स्टैंडर्ड से ड्रॉ करते जा रहे हो। ठीक, ये y इक्वल टू 3/2 इस तरह से x एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल, और इसका ये पॉइंट जो होगा y एक्सिस के साथ क्या लेगा? 0,3/2। अब आप स्टूडेंट देख लो कि यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज कर रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3/2 ले रहे हो, इससे इसकी y की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी आप इनपुट कितना भी चेंज कर लो, इससे इसके आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आउटपुट यहाँ पर क्या है? फिक्स्ड है। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा? 3/2। इस तरह से रेंज में मात्र एक वैल्यू आएगी, 3/2। अब अगर हम कोई निगेटिव वैल्यू की बात कर ले तो सपोज कर लो मैं यहाँ पर एफ एक्स के जगह -3 ले लेता हूँ। एफ एक्स के जगह -3 ले लेता हूँ।
तो अब देखो c तो यहाँ निगेटिव भी हो सकता है, तो अगर -3 लेता हूं तो मेरे को किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू -3 का, और y इक्वल टू -3 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस के क्या होगा, नीचे। तो y इक्वल टू -3 का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है हम लोग का, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा, -3 के, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ हो गया कांस्टेंट फंक्शन का, इसको नोट कर ले। हमेशा याद रखें यहां पर c कुछ भी हो, चेंज होते चला जाए, डोमेन इसका फिक्स है -∞ से +∞, और इसके रेंज में मात्र एक ही वैल्यू होगी। अगर fx इक्वल टू -3 लिखा है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है और इसका रेंज किसके बराबर होगा, रेंज यहां पर देख लें, इसका रेंज -3 के बराबर होगा। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो है हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग शॉर्ट में GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर चलो मैं लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग GIF इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, fx इक्वल टू, इस तरह से इसको बॉक्स एक्स, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, रीड एज बॉक्स एक्स, इस तरह से पढ़ते हैं हम इसको, fx इक्वल टू बॉक्स एक्स या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी आप बोल सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, किस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है वो देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको किसी भी वैल्यू का निकालना हो तो जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। ये नंबर लाइन है, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। जैसे पहले इसको समझ लो आप, जैसे सपोज कर लो आपको -3/2 का बॉक्स निकालना है, ठीक है, -3/2 फ्रैक्शन में ले लिया, चलो ऐसा कुछ करके सपोज कर लो 1.3 का आपको बॉक्स निकालना है। तो 1.3 का जो बॉक्स होगा, तो आप, ये नंबर लाइन है, आप खुद से पूछोगे कि 1.3 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर में कौन सा वैल्यू आता है, तो आपका पता चलेगा 1.3 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, 1 है। तो 1.3 का जो बॉक्स होगा हम लोग का, 1.3 का जो बॉक्स होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के। उसी तरह से अगर 2.3 का बॉक्स निकालना हो तो 2.3 का बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। यानी आप खुद से पूछोगे कि 2.3 छोटा सा, मतलब अगर जो बिगनर्स है जिनको दिक्कत हो रहा है उनके लिए, बाद में तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, उनके लिए सिंपल है कि आपको किसी ने पूछा कि 2.3 का बॉक्स क्या होगा, आप छोटा सा नंबर लाइन बनाए 2.3 और इसके इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर की तरफ जाए तो इसका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर आपको क्या मिलेगा, नंबर लाइन पर 2.3 का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। उसी तरह से आपको किसी ने बॉक्स -6.2 बोल दिया, इसका बॉक्स निकालने के लिए बोल दिया। अब -6.2 का बॉक्स की बात करें अगर, तो नंबर लाइन पर जाओ और -6.2 का बॉक्स निकालने के लिए आप देखो कि इसका इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है। तो नंबर लाइन पर -6.2 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर मिलता है, तो वो क्या है, -7। तो ये किसके बराबर होगा, -7 के। उसी तरह से आप अगर पाई का बॉक्स निकालो तो पाई का बॉक्स किसके बराबर होगा, पाई किसके बराबर होता है, पाई रेशनल नंबर है यहाँ पर,
पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है 3.14। तो अब 3.14 का बॉक्स जो होगा तो 3.14 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन इंटीजर है 3, तो ये इसका बॉक्स होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, जैसा कि इसका नाम है इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो नाम से ही इस फंक्शंस के रेंज के बारे में हमको पता चल जाता है। इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर, बिकॉज ये हमेशा इंटीग्रल वैल्यू क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। चाहे आप x का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो, फ्रैक्शन में ले रहे हो, आप कुछ भी देखो, x की वैल्यू आप कुछ भी ले रहे हो इनपुट के नाम पर, तो आउटपुट इसका हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। अब देखिए आउटपुट इसका हमेशा क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो इंटीजर होता है, ठीक है। इट ऑलवेज प्रोड्यूस इंटीग्रल वैल्यू। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि GIF ऑलवेज प्रोड्यूस इंटीजर, ये हमेशा इंटीजर प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, हम लोग का इंटीजर होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखें। अब देख ले, अब इसके ग्राफ के बारे में और डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे। तो इसके ग्राफ की अगर बात करूं तो इसके पहले ये मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स ये डिफाइन किस तरह से किया गया है वो देख लेते हैं। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 0 के बराबर होगा जब x 0 से 1 के बीच में होगा, ये 1 के बराबर होगा जब x 1 से 2 के बीच में, 2 स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, बट आप ध्यान से देखें, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए y इक्वल टू 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, -1 -2 -3। जैसा कि मैं बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करता है, सो y आउटपुट के रूप में केवल इंटीजर आएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट हमेशा इंटीग्रल वैल्यू क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। अब देखिए बात यहां पर ये कि इसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको मैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में कुछ ग्राफ सिखाता हूं, उसके बाद ही आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का ग्राफ कैसे बनता है उसको देख लें हम। देखिए सपोज करो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आप आराम से ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपने ड्रॉ कर लिया, लेकिन आपको अगर बोल दिया गया कि ड्रॉ y इक्वल टू एक्स when x बिलोंग्स टू, सपोज कर लो -1 से 1, ऐसा कुछ बोल दिया गया, तब आप क्या करोगे। तो वैसे तो y इक्वल टू एक्स जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका जो डोमेन होता है वो -∞ से +∞ होता है, बट यहां पर इसके डोमेन को क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। अगर स्टूडेंट्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको -1 से 1 में बनाना है, यानी -1 से 1 तक में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अब चूंकि इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन यहां पर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है क्योंकि x के नाम पर -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल है। यानी आप यहां पर इस ग्राफ में, इसका ग्राफ बनाते समय x की जो मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं, यानी x -1 से 1 ले सकते हैं इनपुट वेरिएबल्स के नाम पर, ठीक है, इनपुट के नाम पर, सॉरी, इनपुट के नाम पर आप -1 से 1 तक की वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप सिंपल देखिए क्या करना है आपको। चलिए इसी में आता हूं मैं, इसी में
तो आप यहां पर -1 लिख लें और यहां पर 1 लिख लें और यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 1 पर। ये आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब स्टूडेंट आप पाएंगे कि ये जो पार्ट है, ये देखिए आपको y इक्वल टू, इसने क्या बोला, y इक्वल टू x का ग्राफ आपको कब कहां से कहां तक बनाना है, -1 से 1 तक में आपको ग्राफ बनाना है। सो इस पार्ट को मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, इस पार्ट को डिलीट कर दूंगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, मैंने ड्रॉ कर दिया। जब x -1 से 1 तक है, स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं -1 से 1 तक में आपको y इक्वल टू x का ग्राफ दिख रहा है, जो कि मैंने रेड मार्कर से बोल्ड किया है। तो आप चूंकि अगर आप इनिशियल लेक्चर देखें मेरा फंक्शन का ग्राफिकल अप्रोच जो मैंने सिखाया था आपको, अगर वो वीडियो लेक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि अब इस फंक्शन का डोमेन जो हो गया वो -1 से 1 तक हो गया। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स के ग्राफ बनाते हैं, जब किसी फंक्शंस के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यहां पर y इक्वल टू एक्स का जो डोमेन है वो r है, लेकिन यहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसने फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया है और बोल रहा है कि -1 से 1 तक में y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। जैसे सपोज आपको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ भी आता ही होगा बनाने आपको। तो अगर y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है स्टूडेंट, इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। ये 0 होता है, ये पाई, ये 2 पाई होता है, इस तरह से बनता है। अगर इसने बोला ये -पाई हो गया इस तरह से। अगर इसने बोला y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाइए व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो आप क्या करोगे? ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा, तो साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो r होता है। -∞ से +∞ तक में साइन एक्स का ग्राफ स्प्रेड होता है। बट यहां पर क्योंकि साइन एक्स का डोमेन r होता है, बट यहां पर इसने क्या बोला है, 0 से पाई में आपको ग्राफ बनाना है। इसका मतलब इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है और इसका जो डोमेन जो होता है साइन एक्स का वो r होता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करके 0 से पाई तक कर दिया गया है। अब इसका मतलब कि आपको 0 से पाई में ही साइन का ग्राफ बनाना है। तो 0 से पाई में अगर आपको साइन का ग्राफ बनाना है तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, ये y एक्सिस है, और ये पाई पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और इस पार्ट को बोल्ड कर दोगे, इस पार्ट को। ये आपको बन के तैयार हो गया साइन एक्स का ग्राफ फ्रॉम 0 टू पाई। और जो बाकी पोर्शन, जो बाकी ग्राफ बच गए उसको आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का ग्राफ बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग इसका ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करें। तो इसका ग्राफ देख ले स्टूडेंट, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें इसका कॉन्सेप्ट है, इसी का मैंने बताया है इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले इसको नोट कर लिया आप लोग। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, -1 है, ये 0 है, ठीक है। घबराना नहीं है, एकदम आराम से देखें कि क्या है यहाँ पर, कैसे बनेगा इसका ग्राफ। देखिए आपको यहाँ पर y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है जब x 0 से 1 तक में। तो x 0 से 1 तक में 1 पर ओपन है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे बनता है। y इक्वल टू 0 तो क्या होता है, x एक्सिस होता है। तो ये पूरा का पूरा x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। बट आपको इसने क्या बोला है कि भैया मेरे को 0 से 1 में ही y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है। तो ये चलो ऐसे इस तरह से कुछ कर लेते हैं हम लोग, 3 4।
और y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना है आपको जब x 0 से 1 है, तो y इक्वल टू 0, एक्स एक्सेस खुद y इक्वल टू 0 का इक्वेशन होता है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। स्टूडेंट आप देख लें कि यहाँ पर मैं y इक्वल टू 0 का ग्राफ बना रहा हूँ और x 0 से 1 में है, 0 पर इक्वालिटी है, 1 पर इक्वालिटी नहीं है, इसी कारण 1 पर मैंने क्या रखा, ओपन इंटरवल रखा है यहाँ पर। तो ये y इक्वल टू 0 है। अब मैं y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाता हूँ, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना अभी अभी डिस्कस किया है मैंने। ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको कब बनाना है, जब x 1 से 2 में है। तो जब x 1 से 2 में है, तो जब x 1 से 2 में है तब इसका ग्राफ बनाना है। और आप देख ले कि ये पार्ट होगा इसका इस तरह से। ये मैं रेड मार्कर से जो कर रहा हूं ना, यहां पर डॉट है, यहां पर इस तरह से बबल है, वही पार्ट है इसका, ठीक है। यहां पर यानी बाकी पार्ट को आप क्या करने वाले हो, डिलीट करने वाले हो। यानी इस पार्ट को आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। और आपको पता होना चाहिए ये हाइट इसका क्या है, 1, ठीक है। और फिर y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाइए, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसा कुछ हो गया। अब ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ आपको कब बनाना है, जब x 2 से क्या है, 3 में है। तो जब x क्या है, 2 से 3 में है, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है। अगेन स्टूडेंट्स, ये डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, ओनली बोल्ड लाइन इज द पार्ट ऑफ ग्राफ। ये डॉटेड लाइन साफ साफ बनाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो आप ये देख लें कि ये y इक्वल टू, यानी ये ब्रांच की बात कर लेता हूं, ये पार्ट आप बाकी के क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। और ऑफ कोर्स ये यहां पर क्या होगा, 2 होगा। फिर आप y इक्वल टू 3 का बनाइए, तो y इक्वल टू 3 का आप ऐसे बनाएंगे, y इक्वल टू 3, और ये पार्ट क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखिए, अब यहां से 3 आप यहां पर नोट करेंगे कि y इक्वल टू जो 3 का ग्राफ बनाना है आपको, वो कब बनाना है, जब x 3 से 4 में है, यानी 3 पर इस तरह से, ओके, इस तरह का कुछ सिचुएशन होगा। यानी बाकी पार्ट को आपको क्या कर देने हैं, यहां पर डिलीट कर देने हैं, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये ब्रांच का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 0, ये ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, y इक्वल टू 2, और ये क्या हो गया, y इक्वल टू 3। अब हम लोग आ जाते हैं y इक्वल टू -1 पर। तो y इक्वल टू -1 का ग्राफ आप बना ले, y इक्वल टू -1 कैसे कुछ होगा, और y इक्वल टू -1, और x की वैल्यू कहां से कहां रखनी है, -1 से 0, यानी -1 से 0 तक में इसका ग्राफ बनाना है इस तरह का, ठीक है। तो ये बाकी के पार्ट आप क्या कर लेंगे, डिलीट कर देंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं, ठीक, ये y इक्वल टू -1 हो गया। फिर y इक्वल टू -2 का बनाइए, y इक्वल टू -2 का, ये y इक्वल टू किसका है, -1 का, ये y इक्वल टू -2 है, ये x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस y इक्वल टू क्या होता है, 0 के बराबर, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगेन आपको y इक्वल टू -2 का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, जब x -2 से क्या हो, -1 तक में। तो -2 से, जब x क्या हो, -1 से, -2 से -1 तक में, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये कर दिया मैंने, और बाकी पार्ट्स को मैंने इस तरह से क्या कर दिया, यहाँ पर डिलीट कर दिया, ठीक है। अगेन आई रिपीट, ओनली रेड मार्कर से जो मैं इस तरह के हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, वही इस फंक्शन का क्या है, ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। डॉटेड लाइन इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है, वो साफ साफ बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। y इक्वल टू -3 की अगर बात करें, तो y इक्वल टू -3 इस तरह से हो जाएंगे, y इक्वल टू -3, ये y डैश है हम लोग का, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम लोग। तो y इक्वल टू -3, और ये ऑफ कोर्स ये -3 होगा। और y इक्वल टू -3 का ग्राफ हमको कहां से कहां तक बनाना है, जब x -3 से क्या है, -2 तक है, जब x क्या है, -3 से -2 तक,
इस तरह से, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये ब्रांच का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू -1, इस ब्रांच का y इक्वल टू -2, इस ब्रांच का इक्वेशन y इक्वल टू -3, और ग्राफ आपको -3 से -2 में बनाना था। इसी कारण जो बाकी जो पार्ट बच गया उसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये ग्राफ बन गया हम लोग को का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। यहां पर अब जैसे इसके ऊपर अब मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, कि हाँ ग्राफ ऐसा क्यों बना, ठीक है। पहली बात तो ये इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 होगा, फिर y इक्वल टू 5 होगा, फिर y इक्वल टू 6 होगा, y इक्वल टू -4 -5, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो इंटीग्रल वैल्यू तो बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इस तरह के हॉरिजॉन्टल ब्रांच आपको नीचे में भी मिलेंगे और इस तरह से ऊपर में मिलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, इसको एक स्टेप अप फंक्शन ही बोलते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से जंप करके स्टेप बाय स्टेप ये ग्राफ इस तरह से हाइट ले रहा है, ठीक है, ओके। तो ये अब देखिए इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। जैसे आप बोलेंगे सर x की वैल्यू जब हम 0 से 1 उठाते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, यानी y की वैल्यू 0 आती है, y की वैल्यू 0 आती है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं x की वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी उठाता हूं, यहां पर लेता हूं मैं कुछ भी उठाया, चलो 0.5 उठाया, तो 0.5 में जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0, यानी y की जो वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 0 की। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट 0 से 1 तक में मैं x की कुछ भी वैल्यू उठा लूं ना, y की वैल्यू 0 आती है। अब देखो 0.75 इसका जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो वैल्यू है यहाँ पर x के जगह मैंने क्या लिया है, 0.75 जो लिया है, ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है। और जब भी 0 से 1 के बीच की मैं x की कुछ भी वैल्यू लूंगा तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 0.75 का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से 1 से 2, अब जब आप x की वैल्यू, यानी जब आप इनपुट 1 से 2 के बीच में लेते हैं, जब आप इनपुट 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो जो आउटपुट आता है वो इस ब्रांच से नहीं आएगा, किस ब्रांच से आएगा, इस ब्रांच से। तो अब देखिए 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी इनपुट ले लो, 0 से 1 के बीच में, अब 0 से 1 के बीच में कुछ भी इनपुट ले लो, सॉरी 1 से 2 में आप कुछ भी इनपुट ले लो, तो 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होगा, 1 के। 1.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन किसके बराबर होगा, 1 के। तो 1 से 2 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू लेते हो वो आपका क्या वैल्यू प्रोड्यूस कर देगा, 1 प्रोड्यूस कर देगा। अगेन उसी तरह से जब आप इनपुट 2 से 3 के बीच में लोगे, 2 से 3 के बीच में जब इनपुट लोगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इस ब्रांच से आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 2 से 3 में आप कुछ भी वैल्यू ले लो, 2 से 3 में आप 2.3 2.4 ले लो। अब स्टार्टिंग में बताया था 2.4, अगर फिर से मैं बता रहा हूं, अगर कंफ्यूजन हो तो 2.4 आप लो नंबर लाइन पर, छोटा सा नंबर लाइन बना लो, और देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, तो 2.4 का इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, 2 है, तो ये किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ओके। अब आ जाते हैं इस तरफ। अब देखिए यहां पर देखिए, अगर आप x की वैल्यू 0 से -1 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, -1 के। तो आप अगर 0 से -1 के बीच में कुछ भी वैल्यू लो, तो 0 से -1 में आप कुछ भी ले लो, -0.5 ले लो या -0.55 ले लो, तो -0.55 लोगे तो इसका जो स्टार्टिंग बताया था, तो इसका बॉक्स किसके बराबर, चलो नंबर लाइन पर ना मैं यहाँ पर -0.55 ले लेता हूँ, तो -0.55 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या है, -1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि x की वैल्यू यानी इनपुट जब भी आप 0 से -1 के बीच में लेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -1। तो आप ग्राफ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे हर बार ग्राफ तो नहीं बनाएंगे आप। अगर सिंपल आपसे किसी ने पूछा कि इसका बॉक्स किसके बराबर होगा, ठीक है, इसका बॉक्स, तो आप डायरेक्ट छोटा सा नंबर लाइन बनाएंगे। और बिगनर्स के लिए तो ये सब करना पड़ता है, जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगा
आप बोलोगे अच्छा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.55, हाँ इसका दिमाग में आएगा अच्छा -0 नंबर लाइन पर -0.55 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर क्या होता है, तो आपको खुद रिजल्ट मिलेगा जो कि किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, ओके। उसी तरह से आप इनपुट में -1 से -2 के बीच की वैल्यू ले, कुछ भी ले, -1 से -2 में कुछ भी ले ले, -1.55 ले ले, तो -1.55 का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर हो जाएगा, -2 के, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। और ग्राफ से भी आप देख सकते हो। अब इसमें एक दो पॉइंट और डिस्कस करना है हमको। इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है, इसमें एक चीज नोटिस करने वाला है क्या, कि आप बोलोगे सर जब x आपने तो नन इंटीग्रल, जब इनपुट में आउटपुट तो इसका इंटीजर होगा, चलो कोई दिक्कत, आउटपुट तो इसका इंटीजर होगा, ये तो मैं मानता हूं यहां से, देखो। लेकिन अगर इनपुट इंटीजर हो गया तब क्या होगा, तो देखो जब इनपुट इंटीजर होगा, यानी इनपुट इंटीजर होगा तो आउटपुट भी क्या दे देगा, इंटीजर। यानी अगर यहां पर 1 रखोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहां पर बॉक्स 2 का वैल्यू क्या होगा, अगर आप अगर किसी ने पूछा बॉक्स 2 क्या होगा, तो 2 के बराबर। तो अगर यहां पर इनपुट अगर इंटीजर है तो ये एज इट इज क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ओनली इन द केस व्हेन इनपुट इज इंटीजर। अगर इनपुट नन इंटीग्रल है तो ये वाला फंडा नंबर लाइन पर इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर वाला फंडा आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं, तो आप देखेंगे कि जब इनपुट में 1 लेता हूं, तो फंक्शन का वैल्यू होता है वो इस ब्रांच से नहीं आता है, किस ब्रांच से आता है, इस ब्रांच से। आप देखिए, क्योंकि y इक्वल टू 0 वाले ब्रांच में x की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर इसने साफ साफ मना किया है कि y इक्वल टू 0 का ग्राफ तभी आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ आपको कब बनाना है, जब x 0 से 1 के बीच में हो और 0 पर इक्वालिटी है और 1 पर इक्वालिटी नहीं है। इसी कारण x का वैल्यू 1, जब इनपुट हम 1 लेंगे तो आंसर जो फंक्शन का वैल्यू जो आएगा वो इस ब्रांच से नहीं आके किस ब्रांच से आएगा, इस ब्रांच से। अब मैंने यहां पर बबल किया और यहां पर क्या किया है, डॉट। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर सपोज कर लो, ये तो पहली बात इसी तरह से डिफाइन किया गया है, और अगर सपोज कर लो कि यहां पर मैं अगर यहां पर डॉट कर देता हूं, सपोज कर लो यहां पर अगर मैं डॉट कर देता हूं, सपोज कर लो, तो अगर मैं यहां पर डॉट कर देता हूं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि आप वर्टिकल लाइन टेस्ट इनिशियल लेक्चर में मैंने बताया है आपको, आप एक लेक्चर में देखेंगे जिसमें मैंने हेडिंग लिया है फंक्शन ग्राफिकल अप्रोच। अगर वो लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई वर्टिकल लाइन इस तरह की हो और वो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उस केस में फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। यानी ऐसा सिचुएशन, अगर ऐसा कभी भी हुआ तो कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आ जाएगा कि इनपुट आप 1 ले रहे हैं और आउटपुट के नाम पर आपको क्या क्या आ रहा है, इनपुट आप 1 ले रहे हैं तो आउटपुट के नाम पर एक बार 0 आ जा रहा है और एक बार क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। यानी एक इनपुट पर 2 आउटपुट आ जा रहा है, यानी एक एलिमेंट का क्या बन जा रहा है, 2 इमेज बन जा रहा है। ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। आपने कितनी दफा पढ़ा होगा कि ऐसा सिचुएशन फंक्शन में अप्लाई नहीं होता है कि एक पॉइंट का 2 इमेज बन जाए। ओके, इसी कारण यहां पर अगर यहां पर मैंने डॉट प्लेस कर दिया तो यहां पर क्या करूंगा, बबल। इन द सेम केस आप देख सकते हैं यहां पर ओपन है, x इज इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू इस ब्रांच से नहीं आएगी, किस ब्रांच से आएगा, इस ब्रांच से आएगा। ठीक है, ये बात हो गया। स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रहे, ठीक है, कि आप अगर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ग्राफ का कंसेप्ट काफी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर ग्राफिकल अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तभी ये सेक्शन जो मैथ्स का है ये आपका स्ट्रांग हो पाएगा। तो अब देखिए, ये तो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ग्राफ के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब मैं इसके डोमेन और रेंज की बात कर लूं तो सिंपल है। ठीक, अगर मैं इसका बोलूं कि डोमेन क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? देखो, डोमेन बोले तो इनपुट की वैल्यू, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। एक्स के जगह आप क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ले सकते हो। तो मैं तो देख रहा हूं कि मैं तो नंबर लाइन से कोई भी वैल्यू उठा ले रहा हूं। तो आप देखो कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन जो होगा
वो क्या होगा आपका आर होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी इनपुट के नाम पर तो आप कुछ भी उठा रहे हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू उठा रहे हैं, निगेटिव वैल्यू उठा रहे हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन उठा रहे हैं, निगेटिव फ्रैक्शन उठा रहे हैं, इंटीजर उठा रहे हैं। तो नंबर लाइन से आप देखो, आप इस फंक्शन में ना, ठीक है, इनपुट के लिए इनपुट, यहां पर इनपुट अगर रखना है आपको तो नंबर लाइन से ना आप कोई भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं। तो नंबर लाइन से आप कोई भी वैल्यू उठा के रख सकते हैं, फ्री है, आप नंबर लाइन से कोई वैल्यू उठा के रख सकते हैं। इसका मतलब कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, आर होगा। अब इस फंक्शन की खासियत क्या है कि आप नंबर लाइन से उठा के इनपुट के जगह कुछ भी वैल्यू रखते हैं, इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है, इंटीजर। इसका मतलब कि इसका रेंज क्या होगा, ये जो फंक्शन है हमेशा किस टाइप की वैल्यू जनरेट करता है, इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इंटीजर। और इंटीजर को आइदर आई या हम लोग जेड से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रहे स्टूडेंट्स, कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ना रेंज पूछा जाए तो इसका रेंज हमेशा इंटीजर होता है और इसका आंसर इसके नाम में छिपा है, इंटीजर, राइट। हाँ, और सिर्फ एक बात का हमेशा ख्याल रहे, ये वाला फंडा इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर वाला फंडा जो मैंने आपको अप्लाई किया है कि आपको कुछ भी अगर लिख दिया -10.001 और इसका बॉक्स पूछा जाए तो आप खुद से सवाल करो नंबर लाइन पर कि अगर मैं ये वैल्यू डालता हूं तो इसके इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर, मैं राइट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेफ्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं, तो -10.001 के इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर जो है वो क्या है, -11। तो इसका आंसर क्या होगा, -11, ठीक है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये ग्राफ बच्चों को बनाने में, जो बिगनर्स है, जो 12th में पढ़ रहे हैं, टारगेट के स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास है उनके लिए ग्राफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनको आदत हो जाता है। लेकिन जो बिगनर्स है उनको ये ग्राफ बनाने में फ्री हैंड में काफी प्रॉब्लम होता है। तो आप 5-6 बार कॉपी पर जाके प्रैक्टिस कर ले तो आपको ये ग्राफ बनाने आ जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, एक बार में स्टार्टिंग में जल्दी नहीं बन पाता है, ठीक है। 4-5 बार प्रैक्टिस करें, अपने आप समझ में आ जाएगा फ्री हैंड में कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सब था इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक, तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काफी रोल रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मेरे आप हाथ पर ध्यान देंगे, ठीक है, किस तरह से मैं फ्री हैंड में ग्राफ बनाता हूँ। इसका फ्री हैंड में आपको कैसे बनाना है, क्योंकि आपको कैलकुलस के अंदर वो बच्चों की तरह स्केल पर ग्राफ नहीं बनाना होता है कि हाँ पेंसिल वगैरह यूज करके, आपको एक रफ स्केच बनाना होता है और उसी से हम लोग आंसर का अंदाजा लगा लेते हैं। इस तरह से मैं ध्यान दीजिएगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे उठाएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर इसके ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे, फिर इसके ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे, राइट। ये हो गया हम लोग का 1। इंटीजर की बात करें 3, 4, इसके बाजू में क्या होगा 1, इसके बाजू में क्या होगा 2, इधर क्या होगा 3। उसी तरह से फिर इधर आ जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आएंगे, इस तरह से। ये क्या हो गया -1, -2 और ये क्या हो गया -3। तो फ्री हैंड में इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए फिर से ऐसे गए, फिर यहाँ पर डॉट, ऐसे गए, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच बना दिए, फिर इसके ऊपर गए, ऐसे हॉरिजॉन्टल ब्रांच बना दी, फिर इसके ऊपर गए, एकदम वर्टिकली ऊपर गए, फिर ऐसे बना दिए, उसी तरह से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।